सेवा जोहार आप सभी को। मैं डॉक्टर राजा धुर्वे आज आप सभी के समक्ष बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ और उम्मीद करते हैं कि हम आप सभी मिलकर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो कि सामाजिक उत्थान के लिए उपयोगी साबित हो सके। तो हम आज बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य पर। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब, जैसे हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य का अगर डेफिनेशन अगर आप बात करें, उसकी परिभाषित करें स्वास्थ्य को, तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से यदि ठीक ठाक है या स्वस्थ है तो वही स्वास्थ्य कहलाती है। तो आज मैं जैसे बात करता हूँ कि इस कोविड-19 के चलते हुए बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को, मतलब बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं कि मतलब जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग मानसिक रूप से, मतलब उनके मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो मैं कोविड-19 से स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैं कोविड-19 में काम किया हूँ, लगभग 3 महीने में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया कोरोना में। तो मैंने देखा कि जो लोग कोरोना के बारे में अनजान हैं या कई सारे लोगों को कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। आज बच्चा बच्चा जानता है कि कोविड-19 से कैसे बचें, ये क्या बला है, हर कोई जानता है। जानता ज़रूर है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं जो आप लोगों के जो मानसिक स्वास्थ्य पर जो इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कोरोना के कारण, आज देखा जा रहा है कि ग्रामीण अंचल के जो लोग या शहरों के भी जो लोग हैं, जो बेचारे हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन आज एक लोगों की मानसिकता बन चुकी है, जैसे सर्दी खांसी बुखार। अभी पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व की बात हो रही है, लेकिन हम हमारे देश की बात कर रहे हैं। ये पेंडेमिक डिसीज़ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो हमने ये व्यक्तिगत रूप से नोटिस किया है कि जो आम जनता, जो गरीब जनता है, वो जब सर्दी खांसी बुखार की शिकायत लेकर किसी डॉक्टर के पास जाती है या लोग जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो लोगों की एक ऐसी मानसिकता बन गई है, मतलब जो छुआछूत जैसी जो भावना है, यह हमारे देश में काफ़ी देखने को मिल रहा है। परंतु ये जो मानसिकता है, इसको कैसे दूर करें, मैं थोड़ी सी जानकारी बताता हूँ, क्योंकि मैं MBBS डॉक्टर भी हूँ, एक बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो मास्टर भी हूँ, और जो भी मुझे कार्य सौंपा जाता है मैं बखूबी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि इस कोविड-19 के चलते हुए हमने देखा कि सर्दी खांसी बुखार, मतलब जो आम जनता है, इसको परेशान करने का एक नया तरीका निकल गया है मार्केट में। मतलब यदि कोई बुखार से पीड़ित है या सर्दी खांसी से या और भी कोई समस्याएं हो सकती है, उसको सिर दर्द या शरीर में दर्द या कुछ भी हो, तो लोगों की मानसिकता क्या है कि वो लोग सबसे पहले उनको क्या करते हैं, फीवर क्लिनिक में भेजने का काम करते हैं। उसके बाद वहाँ से सीधे कोरोना जांच करने के लिए बोलते हैं। कोरोना जांच करने के लिए वो बहुत लाइन लगानी पड़ती थी पहले, अब तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन हमने देखा कि जो ग्रामीण अंचल से कोई व्यक्ति अगर इलाज कराने के लिए आया है, उसको थोड़ी ना मालूम है कि क्या है फीवर क्लिनिक, क्या है कोरोना टेस्ट। अब आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, क्या पहले सर्दी खांसी बुखार नहीं होता था क्या? सर्दी खांसी बुखार नहीं होता था क्या? ये तो बहुत पहले से चली आ रही है। मलेरिया किसी व्यक्ति को हो तो भी बुखार आएगा। डेंगू अगर किसी को हो
तो भी बुखार आएगा। ऐसे कई सारे जो बीमारियां हैं जिसमें बुखार एक कॉमन है। जैसे अपन बात करते हैं जो निमोनिया है, उसमें भी नॉर्मल है, जो सांस लेने में वगैरह दिक्कत होती है। अब अपन बात करते हैं कई सारे लोग सांस लेने में दिक्कत होती है का मतलब होता है कि अचानक कोई सिगरेट पीता है या दारू पीता है, इनके साथ ये आम बात हो गई है, सांस लेने में दिक्कत होती है। एक सिगरेट जो पीता है वो व्यक्ति है ना, उसको दौड़ा के देख लीजिए आप ग्राउंड में, वो हाँफने लगता है, थक जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही ना। तो अगर ये शिकायत लेके जाएगा, मान लो कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और सांस लेने में दिक्कत होती बोलेगा और जाएगा, तो उसका डायरेक्ट लोग क्या बताएंगे कि आप कोरोना जांच कराओ। ये पूर्ण रूप से गलत है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको कोरोना जांच कराना ही चाहिए, पहले उसका बेसिक ट्रीटमेंट होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री होनी चाहिए कि क्या खाता है क्या पीता है, इससे पता लगा सकते हैं और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। इसे पता लगाने के बाद ही हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। परंतु हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं इस कोविड-19 के चलते, उनके अंदर क्या है, एक मेंटल इलनेस, मतलब जिसको बोलते हैं मानसिक विकृति या मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लोगों के मन में एक भय है कि सर्दी खांसी बुखार है तो कहीं कोरोना तो नहीं है। आज मैं हॉस्पिटल में तो अभी वर्तमान में नहीं हूँ, एक आध महीने से छुट्टी पर हूँ, परंतु मैंने ये नोटिस किया, आज भी मेरे को लोग पूछते हैं, अच्छा मार्गदर्शन लेते हैं, मतलब गाइडेंस लेते हैं। क्या होता है कि अच्छा गाइडर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो जितने सारे जो लोग मिलते हैं, मैं उनको सबसे पहले यही बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो आप बढ़िया पहले अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए। आप जिस भी डॉक्टर के पास इलाज करवा रहे हैं उनसे बढ़िया ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि इस कोरोना के चलते हुए कोई भी डॉक्टर इलाज करने के लिए नहीं होता। इस कोरोना के बहाने क्या होता है कि लोगों की चांदी है, जेब भरने का काम हो रहा है, लोग भरने का काम कर रहे हैं पूरे स्वास्थ्य विभाग वाले। मैं भी स्वास्थ्य विभाग का ही व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले सही मार्गदर्शन देता हूँ। अगर ऐसी परिस्थिति लेकर कोई आता है तो मैं सबसे पहले उसको बढ़िया ट्रीटमेंट देता हूँ। एंटीबायोटिक्स लीजिए, एनाल्जेसिक लीजिए, विटामिन सी लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए, सही बढ़िया अच्छा सिरप लिख देता हूँ मैं, जो कफ के लिए होता है, ठीक करने के लिए होता है। अगर इन्हीं मेडिसिन से अगर वो ठीक होता है तो दिक्कत क्या है, क्या आवश्यकता है उसको कोविड टेस्ट कराने की। और आप सभी जानते हैं कि इस भारत देश में कोविड बहुत तेज़ गति से बढ़ तो रहा है, लेकिन रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। परंतु इसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं, जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है यार कि कोरोना अगर निकल गया तो पता नहीं क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं कि मतलब वो सोचते हैं कि यार कोरोना निकल गया तो लगभग पता नहीं क्या होगा। वो प्रीवियस हिस्ट्री देख लेते हैं यार, जिनको कोरोना हो गया काफ़ी लोग चल बसे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, जब से कोरोना चल रहा है दूसरी बीमारियों से किसी की मौत नहीं हुई। ये भी सोचने लायक बात है। मलेरिया से नहीं हुआ, टाइफाइड से नहीं हुआ, एक्सीडेंटल केस नहीं हुए, कोई कार्डियक अरेस्ट से नहीं मरा। कोई अगर मरा है तो किससे मरा है, कोरोना। ये थोड़ी सोचने लायक बात है। मैं डॉक्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन आप सब भी सोच सकते हो। अभी तक कोरोना से पहले लोगों को हार्ट अटैक आता था और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, किडनी फेल हो जाती थी, लंग्स काम नहीं करते थे, लीवर ख़राब हो जाते थे। लेकिन कोरोना जब से चल रहा है, मरने के बाद भी लोगों का कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। ये भी बड़ी विडंबना है। अभी तक के बीमारियों में पहला बीमारी है जो मरने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें किसी, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई अन्य बात हो, पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले। क्योंकि जो ऐसी जो भयानक चीज़ें होती, जो पेंडेमिक डिसीज़ होती हैं या जो भी अन्य बात होती हैं, ऐसा लगता है हम किसी के मुख से सुनते हैं या हिस्ट्री देख लेते हैं
आज टीवी चैनलों के माध्यम से, जो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से लोगों के अंदर इतना ज़्यादा फोबिया पैदा कर दिया गया है, जिधर देखो उधर कोरोना, जिधर देखो उधर कोरोना। अब ये बताइए कि कोरोना बड़ी है कि भूखमरी बड़ी है कि बेरोजगारी बड़ी है? ये सोचने लायक बात है। पर दुनिया के पूरे पूरे भारत देश के पूरे जो न्यूज़ चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, पूरा कोरोना ही बता रही है। भाई अब ये बताइए, लोगों के अंदर इतनी भयानक चीज़ें हैं इस कोरोना काल में, लोगों का मतलब धारा 144 और 128 भी लगा दिया। मतलब लोग अपने हक अधिकारों की बात भी नहीं कर सके, रोड से बाहर नहीं निकल सकते, भले ये घर के अंदर मर जाएं। यही तो बड़ी विडंबना है कि मतलब गरीब जनता को परेशान करने के लिए इतने सारे षड्यंत्र करके उनको मारा जा रहा है। अब बेचारे करे तो करे क्या है। मैं बात कर रहा था जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य की बात होती है कि जब हम किसी बात को सुनकर, किसी घटना को देखकर, या हम आपस में कई मतभेद होते हैं हमारे व्यक्तिगत रूप से, या हो सकता है कई अन्य बातें हो सकती हैं जिसके कारण हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही। तो मैं ये कोरोना की बात इसलिए किया था क्योंकि यहाँ से मैंने शुरुआत किया कि ये मानसिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार लोगों मतलब अभी असर हो रहा है लोगों पर, लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर कोरोना का क्या इफेक्ट हो रहा है। भले किसी को कोरोना नहीं हो रहा है, सर्दी खांसी है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, कहीं कोरोना तो नहीं है। क्या है, जब हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं ना, चाहे वो बीमारी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हम जिसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो हमारे आसपास घूमने लगता है, और जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं वो हमसे कई कोसों दूर रहता है। लेकिन कोरोना के बारे में लोगों ने अपने आसपास सोचा, किसी को भी सर्दी खांसी हुआ यार तो कोरोना ही हो सकता है, इसको और कोई दूसरी बीमारी नहीं होगी। तो ये क्या है, ये हमारे जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, और ये प्रभाव होते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग जो रहते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर वैसे ही कमज़ोर रहती है। सही। आज अगर हम भारत देश की बात करें तो अधिकतर जो है 60 साल के ऊपर वाले लोगों की ही डेथ हुई है, इससे कम वाले की नहीं हुई है, इक्के दुक्के, लेकिन वो किसी दूसरी बीमारी के कारण हुई है। अगर बुजुर्गों की भी हुई होगी तो पहली बात क्या हुआ कि वो पहले से कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित होंगे, या कई जगह उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिली होगी, ये भी हो सकता है। आज ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं कोरोना से डेथ हो रही है उनकी, लेकिन क्यों हो रही है उस पर भी जानना ज़रूरी है। आज आप जाके देखो, कोविड सेंटरों में ढंग का खाना नहीं मिलता है, जानवर खाना नहीं खा सकता है, वो खाना लोगों को मिल रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। यहाँ पर नेता प्रशासनिक अधिकारी नहीं जाते, कोई भी नेता नहीं जाता है। अब कोई जनप्रतिनिधि नहीं जाएगा तो फिर स्वास्थ्य अधिकारियों को तो बल्ले बल्ले रहेंगे, तो वो उड़ी उड़ी में रहेंगे, वो एटीट्यूड में रहेंगे। तो जब तक शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर इन सेंटरों में नहीं जाएंगे, मध्य प्रदेश के मामा जी बोलते हैं कोरोना वॉरियर से एक सर्टिफिकेट दे दिया सबको। उन्होंने बोला सम्मान राशि के रूप में हर माह 10,000 देंगे बोला था, और हमारे मध्य प्रदेश के जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो लोग भी इससे सेटिस्फाई हो गए। यही तो विडंबना है। मामा जी ने बोला था कि 10-10 हज़ार सबको मिलेगा, लेकिन उन्होंने जारी किया डिजिटल एक सर्टिफिकेट, उसमें भी बहुत सारे डॉक्टरों को सर्टिफिकेट ही नहीं मिला। कितनी बड़ी बात है, मतलब ये निंदनीय बात है ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को अगर सही करना चाहते तो सबकी जिम्मेदारी होती है, बनती है कि वो लोग समय समय पर, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, समय समय पे कोविड सेंटरों में जाना चाहिए कि वहाँ पर डॉक्टर्स लोग कैसे काम करते हैं पीपीई किट पहनकर। ये पीपीई किट कोई नॉर्मल बात नहीं है। आप पहन के देखना, 2 मिनट में पूरे गीले हो जाओगे। बाहर से लोगों को लगता है कि डॉक्टरों पर उंगली उठाते हैं,
आप इतने समाज सेवी लोग अगर कोई होंगे तो वो लोग, सिर्फ डॉक्टर लोग जो पीपीई किट पहन के जो काम करते हैं वो किट पहन के बता दे, सिर्फ 1 घंटे काम करके बता दे, हम मान लेंगे। इतना रिस्क लेके काम करते हो लोग, तो कम से कम अधिकारी लोगों को, जनप्रतिनिधि लोगों को थोड़े समय के लिए तो जाना चाहिए वहाँ पर, कैसे काम कर रहे डॉक्टर्स लोग, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। और जो पेशेंट वगैरह लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, ये देखना चाहिए। सब लोग दूर से ही देखते हैं। मतलब बात तो वही है ना, छुआछूत वाली बीमारी। मतलब पेशेंटों को ऐसा लगता है यार कि हमको कौन सी बीमारी हो गई, या कोई दूसरे नक्षत्र में तो नहीं आ गए, कोई दूसरे उपग्रह में तो नहीं आ गए। तो यही तो है। इसी के कारण क्या होता है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते जाते रहते हैं लगातार। इसी के कारण कई सारे लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि उनके मन में ही कुछ चलने लगता है यार कि हमें क्या हो गया। तो देखिए, ऐसी कोई बड़ी बीमारी दुनिया में आज तक कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई जिसे मनुष्य जीता ना हो। आज कोरोना से आज व्यक्ति स्वयं लड़ के जीत रहा है, स्वयं अपने स्ट्रगल प्रतिरक्षा तंत्र के माध्यम से जीत रहा है वो। तो हमें हमेशा हरदम नई जीने की उम्मीद रखना चाहिए, यकीन के साथ कि हम होंगे कामयाब, ताकि हम जो ये मेंटल हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकें, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकें। तो मेरा सबसे निवेदन है, अब जैसे कई सारे लोग, अब दूसरे तौर पे देखता हूँ, कई सारे माता पिता जो लोग रहते हैं, अब मैंने मानसिक स्वास्थ्य की बात किया तो थोड़ा सा काफ़ी कुछ हो जाए बातें, कई लोगों को समझ में आएगी, कई लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना। हम तो बोलते हैं भैया हमारा सोशल मीडिया का आईडी है, अगर 100 लोग देख रहे हैं उसमें से अगर एक व्यक्ति को भी मेरी बात समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सही बात है। आप थोड़ा सा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, एक बार बताएं कि किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है। थोड़ा कमेंट्स में करके बताएं कि हमको समझ में आ रहा है सर, हमको समझ में आ रहा है। कुछ बताएंगे, और नहीं भी बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ये तो मैं कोरोना की बात किया था। अब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पालक लोग होते हैं, कई सारे पालक लोगों की बात करते हैं जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो किसी पालक के बच्चे कमज़ोर रहते हैं, किसी के बहुत अच्छे रहते हैं। तो क्या होता है, जो ईर्ष्यालु भावना है इनके अंदर पैदा होती है, यार कि फलाने का बालक बहुत तेज पढ़ता है, हमारे यहाँ का नहीं पढ़ता है, तो उससे जलने लगते हैं। तो जो ईर्ष्यालु नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ईर्ष्यालु ना बने, आप मेहनती बने। आज के लेक्चर का शीर्षक यही होगा कि आप ईर्ष्यालु ना बने, आप मेहनती बने। आप किसी से जले ना, सबके साथ मिलके रहें, तभी तो मज़ा आएगा। हम एक दूसरे से जलते हैं, और जो मानसिक बीमारियां जो रहती है, वो हमको समझ में नहीं आती, जिसको अपन डिप्रेशन बोल सकते हैं। डिप्रेशन बाहर से नहीं दिखता है, वो अंदर होता है। डिप्रेशन के कारण व्यक्ति, ईर्ष्यालु होने के कारण व्यक्ति, मालूम है, अकेला रहना सीख जाता है। क्या रहना सीख जाता है? अकेला। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी याद रखो, हमें सबके साथ मिलकर रहना है, एक दूसरे के साथ मतलब हमेशा आदान प्रदान करना चाहिए अच्छी बातों का, सुख दुख सभी चीज़ों का शेयर करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के दुख दर्द को कम कर सके। तो ये जो होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मानसिक स्वास्थ्य है बहुत लोगों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई किसान भाई है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो बोलता है यार उसके पास ज़्यादा ज़मीन है, मेरे पास कम है। तो उसकी ज़्यादा ज़मीन के कारण हम डिप्रेशन में सोचने लगते हैं हमारे पास कम है। ये सोचे कि हमारे पास कितना है, हम उसका उपयोग कितना अच्छे से कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि सामने वाले पास ज़्यादा है, सवाल ये है कि आपके पास अगर जितनी ज़मीन है उसका कितना आप अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। आप अपनी चीज़ों से खुश रहें, क्योंकि हम हमेशा याद रखना कि दूसरे की सफलता से को देखकर जलते हैं। यही तो डिप्रेशन और ये मानसिक जो बीमारियां हैं, इनको हमारे पास लाने का काम कर रही हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, एक दूसरे से सीखने की आवश्यकता है, सीखने की कोशिश करें, क्योंकि
ये जो मानसिक बीमारी है, मानसिक स्वास्थ्य है, बोलते हैं ना कि मैं एक दिन कल या परसों में भी बात बोल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बोल रहा था कि हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र है, सामाजिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन क्या हम मानसिक रूप से स्वतंत्र है? क्या हम मानसिक रूप से स्वस्थ है? देखो, हम दो लोग मिल रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमारे जो गुण हैं एक दूसरे से मिलते होंगे। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो लोग हैं और आपस में मतभेद रखते हैं, सही, और ऊपर से मनभेद भी है और मतभेद भी है, तो ये तो मानसिक बीमारी को और तेज गति से आपके पास लाएगा, सही। लेकिन अगर मान लो मनभेद है, ठीक, और मतभेद नहीं है, तो थोड़ी सी बीमारी धीमी गति से आएगी। तो हमेशा याद रखना है कि आपसी में किसी के साथ अगर मतभेद है भी, सही, तो उसको सुधारने की कोशिश करें। मनभेद हो जाना चाहिए लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। अपन आपस में बात कर रहे हैं, मन को तो किसी ने देखा नहीं है, इसलिए कोई हमारे भारत देश में कोई मन की बात करता है। आप जानते हो क्या कहना चाह रहा हूँ? मन कहाँ होता है, क्या करता है, किसी ने नहीं। मन की बातों को कभी सत्य ना समझे। मन की बात का मतलब होता है हम रात में अगर सो गए तो पता चले हम कोई हवाई जहाज में घूम रहे हैं, लेकिन सच्चाई जब नींद खुलती है तो पता चलता है कि हम तो यहीं पे बैठे हैं, यहीं पे सो रहे हैं। इसलिए लोग लंबी लंबी हाँकते हैं, मन की बात करके जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, सही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करना है, तो सबसे मिलकर रहो, सबसे अच्छा रहो और लोगों को भी अच्छाई का रास्ता बताएं, क्योंकि हम जितना लोगों से घुल मिल कर रहेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, उतना हम शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र होंगे। और स्वतंत्र तो होंगे ही होंगे और साथ में स्वस्थ भी होंगे, सही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप अभी वर्तमान में अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट हमें देख रहे होंगे या पालक लोग देख रहे होंगे, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट की एक टेंडेंसी बनी है। अब जैसे ये तो सबके लिए था, अब मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने एक बात बोला था कि ईर्ष्यालु ना बने, आप मेहनती बने, क्योंकि यदि आप एक दूसरे से ईर्ष्या करोगे अपने मित्रों से तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप कोशिश करें कि आपके सामने वाला जो मित्र है आपसे अगर अच्छे नंबर ला रहा है तो आप कैसे उसके बराबरी कर सकते हो, ये प्रयास करो। बल्कि उससे सीखने की आवश्यकता है कि यार भैया आप इतने अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो हमें बताएं कि हम किस प्रकार आपकी लाइन में आके खड़े हो जाएं, या आपकी जो श्रेणी है पीछे खड़े हो जाएं या बराबरी में आ जाएं। तो ऐसा अगर हम एक दूसरे से पूछेंगे तो हमको सफलता जल्दी मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति देखो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर अपन बात करते हैं स्वस्थ है, तो उसको सफलता बहुत जल्दी मिलती है। क्योंकि सफलता का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे तो जीतोगे, सही, मेहनत कर रहे तो सफलता मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी काम को दिल से करोगे, खुश होकर करोगे, तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, सही। तो कोशिश करें हमें एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने की। मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें साझा करता हूँ, लेकिन बड़ी विडंबना होती है कि मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि आलू और भालू में अंतर क्या है। और जब तक आलू और भालू में अंतर समझ में नहीं आएगा, हमारे जैसे हज़ार भी लोग आपको भाषण देंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आज हम बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े, अच्छे अच्छे नौकरी वाले मुझसे पूछते हैं, राजा भाई तुम हॉस्पिटल भी संभालते हैं, कोचिंग भी संभालते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी जाते हुए कैसे करते हो? जिगरा होना चाहिए काम करने के लिए। दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दिल की ज़रूरत होती है। जिसके पास जिगरा होता है ना, वो व्यक्ति हर चीज़ कर सकता है। नहीं तो हर व्यक्ति अपनी बीवी, टीवी और 2 बच्चों में मस्त है, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, ना गांव में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। तो क्या है कि ऐसा ना बने, ऐसे लोग ना बने, अच्छे लोग बने, अच्छे क्रांतिकारी बने। जब
आप इस दुनिया से जाए तो लोग नाम ले कि यार वो व्यक्ति बहुत अच्छा था जो समाज हित के लिए, प्रदेश हित के लिए और क्षेत्र हित के लिए काम करता था। तो ऐसे काम करो यार। देखो, एक दिन मरना तो सबको ही है, उससे पहले अच्छा काम करो। किस मुंह से आपका नाम लेंगे पब्लिक लोग? भाई देखो, एक्चुअली क्या होता है, अच्छा काम करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, सम्मान मिलेगा। हमें तो मिलता है, आज जहाँ जहाँ जाते हैं सम्मान मिलता है। तो ये इसी का परिणाम है कि हम लोग सतत रूप से हम काम कर रहे हैं लोगों के लिए। शिक्षा तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी समाज का, प्रदेश का और देश का नाम ऊंचा उठा होगा या विकास की धारा में जुड़ा होगा। तो आज हम उस क्षेत्र को काम कर रहे हैं, मतलब उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पर सभी लोगों की, मतलब जहाँ पर सभी लोगों की आवश्यकता है। मतलब क्या बोलना चाहिए कि शिक्षा सभी लोगों की आवश्यकता है और हम लोग उसी पर कार्य कर रहे हैं। अब शिक्षा के माध्यम से बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सिंग क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में 11वीं-12वीं वाले बच्चे और सिविल वाले बच्चे, इनको लगातार हम लोग अच्छा शिक्षा देकर वो उनके जो भी लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। एक राष्ट्र निर्माता के रूप में भी हम काम कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माणकर्ता लोगों को हम क्या बोल रहे हैं, तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो प्रयास करें आप लोग कि आप क्या करें, हर प्रकार की जिम्मेदारी को हम निभाने की कोशिश करें, क्योंकि यदि हम सभी लोग मिलकर ऐसा करते हैं तो आने वाला जो समय होगा हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि देखिए, अभी वर्तमान जो समय है, पूरा देश प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। यह बहुत गंभीर समस्या है। अभी कोरोना को कंट्रोल किया नहीं गया भारत में। यह डॉक्टर राजा धुर्वे बोलता है, MBBS, BMC सागर, कोरोना के टेस्ट कम हो चुके इसलिए केस कम दिख रहे हैं। सरकार, भारत देश की सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए दूसरे देशों के सामने सुपीरियर बनने के लिए बता रहे कि हमारे भारत देश में केस नहीं है, बल्कि इंडिया में सबसे ज़्यादा केस होंगे। लेकिन वही तो है, भारत देश में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, राजनीति। राजनीति की बात आती तो सब चीज़ें दब जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस भारत देश में भी वर्तमान में कोरोना के आड़ में ऐसे चीज़ों पे कैंची चली है कि तुम बता नहीं सकते। पूरी दुनिया की पूरी चीज़ें बिक गई है। रेलवे बिक गया, BSNL बिक गया, बैंक बिक गए, मंडी पूरे प्राइवेट हो गए, जो किसान भाई लोग जहाँ पर अपने अनाज को बेचते थे, सही, पूरे कई सारे ऐसे क्षेत्र हो गए जो प्राइवेटाइजेशन पूर्ण रूप से हो चुके हैं। अब कुछ बचे हैं तो उसमें भी बहुत जल्दी चलने वाली है कैंची। इसलिए आप सभी लोगों को आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। यदि आप आवाज़ नहीं उठाओगे ना, तो आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ही गंभीर, आप ही नहीं हमारे लिए, सबके लिए गंभीर होगा। पूरा भारत देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं किस लिए? IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए। कोई रेलवे में जाना चाह रहा है, कोई एयरपोर्ट में जाना चाह रहा है, सब प्राइवेट हो जाएगा तो आप कैसे जाओगे? तो इसलिए हमें प्रयास करनी चाहिए कि हमें भी कुछ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि देखो आने वाला जो समय है हमारे लिए ये प्रतिकूल समय हो सकता है। इसलिए अब कोशिश ज़रूरी है। मैं ये सब चीज़ें इसलिए कोरिलेट करके बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी बातों का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है। किसी को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो मानसिक रूप से कैसा है? अस्वस्थ है। अब ये बताइए, बहुत सारे जो हमारे भारत देश के जो युवा पीढ़ी जो कई प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं या और भी क्षेत्र में जाने का सोच रहे हैं, लेकिन जब वैकेंसियाँ ही नहीं निकलेगी तो उनके अंदर इतनी प्रतिभा होते हुए भी वो अच्छे पदों में नहीं जा सकते, वो नौकरी में नहीं लग सकते हैं। अभी रेलवे में 3-4 साल पहले फॉर्म भरे थे, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ जानते हो? क्योंकि रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया। थोड़ी बहुत बची कुछ जो कसर होगी वो भी पूरी हो जाएगी कुछ दिन बाद।
अभी कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव के बाद वही है, वहाँ पे भी कैंची चलेगी। तो इसलिए अगर आप लोग है ना, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर सहयोग नहीं करोगे तो फिर आप लोगों के जो बच्चे होंगे उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी सभी लोगों को मालूम है पूरे अपने हक अधिकारों पर कैंची चल रही है, तो उसका विरोध करना सीखे आप लोग, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। आज मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ शिक्षा की। आज हमारे भारत देश में, मैंने पहले ही बोला हूँ, इन सभी बातों का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है। आज इस कोविड-19 के चलते हुए ना ही प्रधानमंत्री ने कुछ बोला, ना ही हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला, शिक्षा के बारे में किसी ने नहीं बोला, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी ने, ना यहाँ के क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायकगण हो, चाहे और भी कोई नेता हो, किसी ने भी शिक्षा पर बात नहीं किया। यहाँ पर तो ऐसा है कि जो उनके आका ने जो बोल दिया है तो वही सही है, भले वो गलत है, लेकिन नीचे वाला विरोध नहीं करता। यही तो विडंबना है। आज पूरे देश के बच्चे लोग, आज देखिए इस कोविड-19 के चलते हुए शिक्षण संस्थान मार्च से बंद है। ये बड़ी विडंबना है। सबसे पहले इस भारत देश में दारू की दुकानें खुली, नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने तो दारू की दुकान खुलवाने के लिए परमिशन दी है। तो कहाँ से नशा मुक्ति होगा? सब नशा युक्त हो रहा है, मुक्त नहीं हो रहा है, नशा युक्त हो रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि जिस देश का विकास करने के लिए अच्छे योग्य, अच्छे रणनीतिकार जिसके माध्यम से तैयार होते हैं, वो है शिक्षा। उसके लिए आज तक ना प्रधानमंत्री ने बोला, ना मुख्यमंत्री ने बोला। मार्च में जब लेटर मिला था तो बोला था कि 31 मार्च के बाद ओपन होंगे, फिर अप्रैल के बाद ओपन होंगे, फिर मई के बाद ओपन होंगे शिक्षण संस्थान, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर भी गया। अभी 15 अक्टूबर से ओपन होने वाला था, फिर से आगे कर दिया है 16 नवंबर। मतलब बच्चों का पूरा नुकसान है, पूरा साल खराब हो चुका है। इस पर किसी पालक ने कुछ बोला ही नहीं है। शिक्षक लोग क्या करेंगे? आपके बच्चे हैं, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। शासन प्रशासन के सामने आपको आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, चलो बच्चे लोगों का तो भविष्य खराब हो गया, लेकिन जो चलो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे तो ठीक है, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में जाने के लिए, या बैंकिंग हो, या कोई भी क्षेत्र हो, इनमें जाने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, इन बच्चों का नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर अचानक कोई वैकेंसी आएगी, परीक्षा की डेट आएगी, तो क्या करेंगे बच्चे? तैयारी भी तो होना चाहिए, उठ के थोड़ी ना जाएंगे। तो इस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। तो बहुत सारे मैं पालकों से मिलता हूँ तो हमेशा ये पूछते हैं कि सर स्कूल कॉलेज कब ओपन होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे सोशल मीडिया में बोलते हैं कि सर कोचिंग कब से चालू होगी। तो मैं इनको यही बोलता हूँ कि अपने मामा से लिखवा के ला लेना, शिवराज मामा से, कि कोचिंग खोल लो, तब हम बात करेंगे आगे। क्योंकि ये कोई जिला स्तरीय तो है ही नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी भी परमिशन नहीं दे सकता, ये शासन स्तर का मैटर है। तो जब तक सरकार परमिशन नहीं देगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए क्या स्कूल के बच्चों को ही कोरोना होगा? क्या पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ही कोरोना होगा? क्या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को ही कोरोना होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। क्या मार्केट में इतने सारे लोग सोशल डिस्टेंस की वाट लगा रहे हैं, क्या उनको कोरोना नहीं होगा? जो दारू की लाइन, दुकान में लाइन लगाए हैं हज़ारों की तादाद में, क्या उनको कोरोना नहीं होगा? क्या इतने जो चुनाव प्रचार में 50-50 हज़ार पब्लिक इकट्ठे हो रही है, क्या उनको कोरोना नहीं होगा? क्या बच्चों को ही कोरोना होगा? पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ही कोरोना होगा? क्या कोरोना बच्चों पे अटैक करने वाला है? क्या बच्चों में ही वैसा रिसेप्टर है क्या जो कोरोना उससे अटैच होगा?
और उसका अपना एक्शन करेगा वो। ये सबसे बड़ा गंभीर मामला है। अगर इस मामले को अगर आप सभी लोगों ने नहीं लिया तो जितने जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इनका ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, पूरी तरह से इनका साल ख़राब हो जाएगा। अभी बहुत सारे जो नर्सिंग वाले बच्चे हैं, वो लोग बेचारे एक एक साल की तैयारी किए हैं। आप ही के कोई बच्चा तैयारी कर रहे होंगे, या बच्चे ऐसे बच्चे भी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, वो भी मुझे देख रहे होंगे। तो नर्सिंग का एग्ज़ाम जो होता है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ, अभी 7/2020 में केवल व्यापम की बोर्ड में, केवल व्यापम जो है ना, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड, व्यापम ही बोलते हैं उसको, तो उन्होंने एक शेड्यूल निकाला 2020 का, जिसमें नर्सिंग की परीक्षा का नाम नहीं है। अगर मान लो नर्सिंग की परीक्षा नहीं होती है तो ये मान के चलो कि बच्चों का एक साल का पूरा एक साल ख़राब हो जाएगा, और जो सरकारी जो नर्सिंग कॉलेज होते हैं उसमें शून्य वर्ष घोषित हो जाएगा। तो मुझे जितने जो लोग देख रहे हैं, जितने भी जो लोग देख रहे हैं, कम से कम इस पोस्ट को शेयर कर लेना, तो हो सकता है किसी को जानकारी मिल जाए, नहीं तो सब सो तो रहे वैसे ही। तो ये होना चाहिए, सभी लोग आवाज़ उठाओ इन बच्चों के लिए। नहीं तो कई माता पिता लोगों ने बच्चों को कैसे कैसे करके कोचिंग में पढ़ाया होगा, और उन बच्चों ने इतनी मेहनत किया है, अगर मान लो परीक्षा नहीं होती है तो उनका पूरा साल ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए, और परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार, शासन, प्रशासन पर प्रेशर बनाइए। और दूसरी बात, सभी पालक लोग यदि बच्चों को वास्तव में पढ़ाना चाहते हैं तो अभी घर में सब बच्चे शैतान हो गए। अगर उनको इंसान बनाना है तो सभी लोग शासन प्रशासन के समक्ष जाइए और स्कूल कॉलेज खुलवाने के लिए बोलिए, नहीं तो इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके बच्चे कहीं अधिकारी बनने के लिए सपना देख रहे होंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, और भी बहुत सारे क्षेत्र उसमें जाने के लिए सपना देख रहे होंगे, वो सपना सपना ही रह जाएगा। तो इसीलिए सब पालकों की जिम्मेदारी बनती है कि विभिन्न मुद्दों पे बात करें। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो आप पर और आपके बच्चों पर और समाज पर और देश पर मानसिक रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। इसी को बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य। कोई भी काम अगर सही समय में हो जाए तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, और वो मानसिक रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे भी बढ़ता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें कभी भी सोशल मीडिया में अच्छी बातों का समर्थन करना है, बुरी बातों का विरोध भी करना है। क्योंकि हमें शिक्षित इसलिए नहीं होना है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है। हमें शिक्षित इसलिए होना है क्योंकि हमको सही और गलत में अंतर ढूंढ पाने की क्षमता उत्पन्न हो जानी चाहिए। इसी का मतलब होता है शिक्षित होना। नहीं तो शिक्षित होकर कई कलेक्टर बने, IAS IPS बने, कई नेता बने, कई डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन उनके अंदर सही को सही बोलने की हिम्मत नहीं है, गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं है। हाँ, उनके अंदर एक हिम्मत है, जो सही काम करता है उसको गलत बोलने की, उसको नीचा दिखाने की हिम्मत ज़रूर है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अभी वर्तमान समय में अगर अपने घर परिवार को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, प्रदेश को स्वस्थ रखना है, देश को स्वस्थ रखना है, तो आप सबसे पहले सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। और ये तभी हो पाएगा जब हम एक दूसरे से अच्छे से रहेंगे, हंसी खुशी से रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जाके हम इस मानसिक विकृति से बच पाएंगे। ऐसे तो बातें हैं बहुत सारी चीज़ें, फिर वो डॉक्टरी भाषा में बताऊं तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल सरल भाषा में बताया, एग्जाम्पल दे के बताया, कोरोना का, शिक्षा का स्तर का, और भी जो बातें होती हैं उनका बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिया मैंने। ये सभी जो है अभी जो वर्तमान जो घटनाएं हैं ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसलिए कोशिश करें कि हम सब मिलकर, अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षण संस्थान, जिनके भी बच्चे पढ़ाई करते हैं
अब पालकों की जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके बच्चों को पढ़ाना है, अभी सरकार ने एक निर्देश भी दिया है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को गाइडलाइन दिया था, मतलब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को थोपा और राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को थोपा, ठीक है, और जिला प्रशासन ने पालकों को थोपने का काम किया है, सौंपने का काम किया है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चे अगर मान लो स्कूल में भी जाते हैं, कोचिंग में भी जाते हैं, तो पालक लोग लिख के देंगे कोचिंग वालों को कि हमारा बच्चा आएगा आपके संस्थान में, स्कूल में, कॉलेज में या कोचिंग में या जितने भी जो शिक्षण संस्थान, चाहे वो कोई भी कोर्स करने वाला हो, तो उसमें राज्य सरकार ने पालकों को ही क्या बोलना चाहिए, उन्हीं को मोहरा बना दिया है कि आप अगर अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं तो आप ही लिख के दो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि यार आप लिख के नहीं भी दो, कम से कम अपने बच्चे को सोशल डिस्टेंस, कोरोना की जो गाइडलाइन है, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का यूज़ करके, ऐसा कुछ गाइडलाइन को फॉलो करके अगर हम शिक्षण संस्थान को चालू करें तो बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। लेकिन विडंबना यह है कि सरकार ने वास्तव में, हमारे भारत देश की जो सरकारें हैं, शिक्षा को बढ़ावा ही देना नहीं चाहती। अब समझ में बात आ गई है। अब त्यौहार आ रहे हैं सामने, अब इसमें ट्रेनें भी चालू होगी, तो क्या इधर उधर से आएंगे वो कोरोना लेके नहीं आएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इससे गरीब बच्चों को नुकसान है, जो मध्यम वर्ग के परिवार के जो बच्चे हैं उनको ही नुकसान है। हर व्यक्ति ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकता, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत महंगा है, हम लोगों ने भी चला के देखा है। हम लोगों ने तो यहाँ तक कि 9वीं 10वीं वाले बच्चों को टोटल फ्री कर दिया पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। तो वही तो है, हमने फ्री किया तो क्या हुआ, लोगों के पास मोबाइल भी तो होना चाहिए। मोबाइल अगर है तो डाटा भी होना चाहिए, और डाटा है तो नेटवर्क भी होना चाहिए, और अगर नेटवर्क भी है तो लाइट होना चाहिए। बैटरी अगर डिस्चार्ज है तो मोबाइल कैसे चलेगा? तो वही तो समस्या है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड क्लीन इन इंडिया। हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक भारत देश स्वच्छ नहीं हो सकता। डिजिटल इंडिया का सपना तो छोड़ ही दो, मेक इन इंडिया का भी सपना छोड़ दो, क्लीन इंडिया, क्लीन इन इंडिया, इसका भी सपना छोड़ दो। पहले हमारे मानसिक जो दिमाग में जो कचरा है, इसको साफ करने की आवश्यकता है, तभी तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो इसलिए मेरा आप सभी सोशल मीडिया के मित्रों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने स्तर से अब कोशिश करें। हमने तो बहुत सारे हमको स्टूडेंट कॉल करते हैं, तो हम तो यही बोलते हैं कि आप सभी लोग जाओ, शासन प्रशासन के सामने धरना दो, अपने पालकों के साथ जाओ, बोलो। पालक बोलना चाहिए अपने बच्चों को, मतलब शासन प्रशासन के समक्ष हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे बोलना चाहिए हमारा करियर बर्बाद हो रहा है, हमको भी पढ़ना है। आप लोग जब तक धरना प्रदर्शन नहीं करने वाले हो, प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ राजा ध्रुव क्या करेगा? राजा ध्रुव जैसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। जिसको पढ़ना है वो धरना प्रदर्शन करे, नहीं तो 2020 में मैंने भविष्यवाणी कर दिया हूँ, 2020 में स्कूल कॉलेज कोचिंग नहीं खुलने वाले, क्योंकि 16 नवंबर की बात हो रही है। अभी आंशिक रूप से, मतलब अभी क्या हो रहा है मालूम है? आंशिक रूप का मतलब अभी स्कूल कॉलेज खुले भी होंगे आंशिक रूप से। आंशिक रूप का मतलब होता है कि मान लो 2-4 बच्चे स्कूल में गए, कोई विज्ञान वाला गया, चलो कोई बायोलॉजी वाला गया, कोई मैथ्स वाला गया, कोई फिजिक्स वाला गया, कोई केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट गए, और मान लो वहाँ पर बच्चे गए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। शासन का जो निर्देश तो यही है ना कि किसी टॉपिक में, किसी विषय में अगर कोई समस्या हो तो पूछने आ जाना। इसी का मतलब होता है पार्शली रूप से स्कूल को ओपन करना। सही, मान लो ये बच्चे गए 10-15 लोग, और उस विषय का टीचर अगर नहीं रहा तो फिर क्या होगा ये बताओ। और जब स्कूल कॉलेज पूर्ण रूप से खुलेंगे, अरे गाइडलाइन वो कराओ ना यार। जब सरकार आपकी, सरकारी स्कूल आपके, जो प्राइवेट वाले स्कूल वाले भी सब स्कूल वाले फॉलो करेंगे उसको, तो सैनिटाइजर रख लो गेट के सामने,
रूम वूम पे जो क्लासरूम होता है उस पर सैनिटाइज़र करवाओ, एक एक बच्चा अपना अपना सैनिटाइज़र रखेगा, 2-2 मास्क, एक आएगा तो पहनाओ, एक जाएगा तो पहनाओ। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से क्लास शुरू कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, अगर चाहे तो हर चीज़ हो सकता है। चाहे तो जिस प्रकार चुनाव प्रचार में भीड़ इकट्ठी हो रही, तो उसका 1% तो हो ही सकता है। वहाँ कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा है, लेकिन जो बच्चे होते इतने समझदार होते हैं, बच्चे जितने साफ सुथरे होते उतने तो शायद ही कोई होते होंगे। तो बच्चे लोगों पे भी डाउट है। आज आप रैलियों में देखो, कोई कैंसर जागरूकता के लिए रैली निकालेंगे तो कौन जाते हैं वहाँ पे? बच्चे। नशा मुक्ति के लिए रैली निकालेंगे तो कौन जाते हैं? बच्चे। पहली बात, बच्चे नशा ही नहीं करते हैं, बच्चे साफ सुथरा रहते हैं। ये रैली में किसको शामिल होना चाहिए? जो वास्तव में जो पालक लोग होते हैं, जो नशा करते हैं, उनको शामिल होना चाहिए। पर विडंबना ये है कि हमारे भारत देश में हमेशा अच्छे लोग ही पिसते हैं। तो यही तो समस्या है। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मैंने बहुत सारी जो बातें आप लोगों को बताया, ये सब एग्जाम्पल के, क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर भी हूँ और एग्जाम्पल का बहुत बड़ा मास्टर व्यक्ति हूँ। कोई डपर स्टूडेंट को और कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो उसको किस प्रकार से समझाना है, मेरे को बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छे से मैंने अपने 10 साल के अनुभव में सीखा हूँ। इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ। कई डॉक्टर बना दिया, कई नर्सिंग के क्षेत्र में भिजवा दिया, कई एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चले गए, कई 11-12 वाले बच्चे पढ़ के निकल गए, कई सिविल वाले बच्चे निकल गए। तो मैं इतने सारे एग्जाम्पल देने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि जो ये सभी चीज़ें हैं जो हमारे अनुरूप नहीं होती, जो हमारे लिए अनुकूल नहीं होती, यही हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो अगर हमारी समस्याएं हल हो जाएं, कोई भी चीज़ें आसानी से, तो फिर ये मानसिक बीमारी कैसे हो जाती, उत्पन्न ही नहीं होती। इसलिए हमेशा खुश रह के काम करें, लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि वो भी आगे बढ़ सके और स्वस्थ होके बढ़ सके, है ना। स्वस्थ हो और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने प्रदेश और देश के लिए एक स्वस्थ भारत की कल्पना कर सके, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो फिर गरीब है। तो इसीलिए हमें शारीरिक रूप, मानसिक रूप एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों ने मुझे देखा, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आप लोग भी अपनी बातों को हमारे समक्ष रख सकते हैं, या आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपको जो भी जानकारी आपके पास बहुत अच्छे से हो, बिल्कुल साझा कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जवाहर।